थे मेरे साथ राजकुमार। राजेंद्र ने बताया कि बड़ा संकट है। भाखड़ा ब्यास की जो मेन बॉडी है वो अपनी जुम्बारी से बच रही है, ना कोई सार्वजनिक करने की कोशिश कर रही है भी पानी कितना मिला, कहाँ चला गया, कैसे हुआ और अब ये संकट ये कैसे बन गया, इस पर अपनी जुम्बारी से बच रही है। दूसरे साथी है राजकुमार। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप इस संकट को किस तरीके से देखते हैं और इस संकट का स्थायी समाधान भी आपसे जानना चाहूँगा मैं। देखिए ओम प्रकाश जी, पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा कि ये संकट क्यों बना। असल में आज से 1-1.5 साल पहले जब केंद्र की सरकार ने भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को पुराने को भंग करके और नई बॉडी गठित की और उसमें जो स्टेट्स के जितने प्रतिनिधि थे उनको घटा के उनकी जगह अपने हिसाब से सारे अपॉइंट करने की कोशिश की, हम तमाम किसान संगठनों ने उस वक्त विरोध किया था कि ये जो स्टेट्स के जो अधिकारी लेने की बजाय केंद्र सरकार थोप रही है, ये गलत है। दूसरा कि केंद्र ने जो पीछे एक लगातार लंबे दौर से एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है कि वो हर विभाग में हर जगह बैकडोर से अपने चाहते अधिकारी थोप रहा है। मतलब आप देखिए कि ये भाखड़ा का काम पानी मैनेजमेंट का काम है, ये सारा टेक्निकल काम है। और अफसोस की बात ये है कि इस पूरी बॉडी में ये 7-8 बंदों की है, इसमें 2 या 3 आदमी होंगे जो टेक्निकल स्टाफ होंगे, बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि भाई ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पानी का ठीक विभाजन कैसे हो, इसके ऊपर उनकी कितना क्या होगी, जबकि चाहिए ये था कि हर स्टेट से एक उनके जो चीफ इंजीनियर थे स्टेट्स के, उनको लेके बॉडी बननी चाहिए थी ताकि उनके स्टेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, कितना ड्रिंकिंग वाटर के लिए चाहिए, कितनी अदर जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके लिए पानी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी के पास ऐसी तो कोई स्टडी नहीं है, और वो स्टडी ना केंद्र चाहता ना राज्य सरकार चाहती। क्यों नहीं चाहती? इसलिए नहीं चाहती कि अगर उसके ऊपर चाह के ये बातचीत कर ले तो ये विवाद का केंद्र नहीं बनेगा। और हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का विवाद पहली बार को नया नहीं उठा है, ये SYL को लेकर लगातार लंबे समय से लंबे समय से इसका निदान ना तो केंद्र सरकार करना चाहती, ना हरियाणा की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रही हो, ना उन्होंने करने की कोशिश करी और ना पंजाब। उसको एक सियासी मुद्दा ही बना रहना चाहिए। असल में ये पानी जो है वो एक फुटबॉल है और उसको फुटबॉल बना के पूरे हरियाणा और पंजाब की जनता के बीच में एक असली मुद्दों को साइड वाई करने के लिए, एक भावनात्मक उभार के लिए इसको प्रयोग किया जा रहा है। और आज यही हो रहा है। पानी का संकट नहीं है, ये जो साथी राजेंद्र जी ने रखा कि डैम में पानी की कमी नहीं है, डैम में जो इनलेट है पानी बाहर आने की जो स्थिति है वो लगभग बराबर बनी हुई है, आउटलेट जो है वो भी लगभग उतना ही है, डैम का लेवल एक जगह मेंटेन है, लेकिन उसके बावजूद पानी गायब है। अब पानी गायब नहीं है, एक्चुअल में जो मैनेजमेंट करने का तरीका है उस मैनेजमेंट करने के तरीके में खोट था, उसने बैकडोर से किया है, क्या किया है, ये जांच का विषय है। इस पे ये तो नहीं हो सकता कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे कोई अंधेरे में, स्टेट गवर्नमेंट को पता होगा निश्चित रूप से शेयर कहाँ गया। ये नहीं है कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को पता नहीं है कि ये इतना पानी जब हमने इसकी निकासी की है तो पानी कहाँ गया, पानी का तो उनको पता है। लेकिन ये पानी एक ऐसे दौर में जाके इसको छोड़ दिया जब पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण बना हुआ है। आप देखो पहलगाम की घटना के बाद, उससे पहले भी देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसला दिया तमिलनाडु के सवाल पे कि राज्यपाल ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी बिल को, विधानसभा की पारित बिल को रोक नहीं सकते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनकी टिप्पणियां चलती रही और फिर सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट सांप्रदायिकता का आरोप लगता रहा, जब पूरा देश उसकी तरफ देख रहा था कि ये क्या तमाशा हो रहा है। यानी कि एक शासन निशिकांत दुबे ने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी दोषी ठहराया। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए एक जर्नल जो जनता में चर्चा है, वो चर्चा ये है कि ये पहलगाम जो है वो उसी का ही हिस्सा कहीं न कहीं निकलेगा, मतलब अलग से उसको नहीं देख रही जनता, तो नहीं देख रही, कम से कम उसी को ध्यान भटकाने का काम है। अब जब पूरे देश में उसके सहारे एक हिंदू और मुस्लिम का विवाद हो गया, लेकिन उस विवाद से हरियाणा और पंजाब वो 2 स्टेट हैं जिन स्टेट्स ने केंद्र सरकार को वो जो 3 कृषि कानून थे उनमें घुटनों के बल लाने का काम किया। उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हरियाणा और पंजाब के ज्वाइंट आंदोलन की थी, और उस आंदोलन के दौरान ये नारे लगे थे कि पानी का मसला है वो हमारा अपना घर का मसला, हम निपट लेंगे, हमारी खेती बचेगी तो हम दूसरे सवालों से निपट लेंगे। अब हरियाणा में जब इसके ऊपर उन्मादी कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं हुआ तो हम मानते हैं कि पानी को भी एक टूल के रूप में
इस्तेमाल किया जा रहा है। और हरियाणा और पंजाब के आम नागरिक जो हैं उनका बहुमत हिस्सा इस बात पे सहमत है, समझता है कि ये सरकार की एक चाल है, पानी का ये मिसमैनेजमेंट जानबूझ के किया जा रहा है और ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की फेलियर है, पूरी तरह से स्टेट हरियाणा की और स्टेट पंजाब की फेलियर है। और अभी खबर ये भी सुन रहे हैं कि मैनेजमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे भी शायद रिजाइन वगैरह कोई ले लिया या ले लेंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल ये है कि जब मैनेजमेंट में वो नहीं है और केंद्र और राज्य की सरकारें मतलब उसको ठीक से समझ नहीं रही, तो पानी का विभाजन, पानी कोई आम खेल नहीं है, पानी को संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक तरफ तो आप सिंधु नदी के पानी को रोकने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके पास पानी है उसका भी आप सही बंटवारा नहीं कर रहे, मतलब इतनी क्षमताएं हैं। तो ये दिखाता है कि हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके अंदर भी दूरदर्शिता का बहुत गहरा अभाव है। उनके बिल्कुल पूरी तरह से वो इस मामले में अनभिज्ञ हैं या जानबूझ के इसको वो प्रयोग कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये एक सियासी मसला के रूप में देखता हूँ, जबकि पानी पूरा हो सकता है। देखिए राजकुमार जी, सरकारों के लिए सियासी मसला हो सकता है, तो जनता को क्यों तकलीफ दी जा रही है? अब आप देखिए, अब ये जो सूचना मिल रही है कि 2 मई से 21 मई तक फिर नहरें बंद रहेंगी। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अब एक महत्वपूर्ण काम है जो कॉटन की बिजाई का काम है, पानी बिना वो संभव नहीं है। तो कैसे के हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे बिना पानी के? देखिए उनका 2 चीज़ें हैं इसमें। पहले पक्ष तो ये है कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लगभग 75-76 साल में भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें आज भी निर्भरता जो है बरसात पे है या ट्यूबवेल के पानी पे है। मतलब आज तक भी हमारी सरकारें 76 साल में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के, जो पहाड़ों से पानी निकलता है उसका, बरसात का पानी है उसका भंडारण करके उसका सही से प्रयोग कर लें, आज तक पुख्ता नहीं बनी बात। बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाएगी, लोग डूब जाएंगे, बर्बादी हो जाएगी। हम भी जिस इलाके में बैठे हैं हमारा एरिया भी बाढ़ में एक बार बहा है, ये हमारे पड़ोसी गांव बड़ी वगैरह तो 2-3 बार डूब लिए, सरसा शहर भी डूब लिया, पिछले साल फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ गांव डूब लिए। मतलब पानी को संभाल का एजेंडा नहीं है। क्यों नहीं है कि एक दौर में तो थोड़ा रहा, तो ये जो खेतों तक ये इसकी, क्योंकि जो बांध से पानी लेके आना उसके लिए एक पूरी चैनल चाहिए, उसके लिए पूरा रूपरेखा और पूरी प्लानिंग का पार्ट होता है, पूरा मैकेनिज्म चाहिए उसके लिए। तो थोड़ा विकसित किया, उसी की सारे हमें आज पानी मिल रहा है। उस पानी में से भी पीने का एक बड़ा हिस्सा आज चल रहा है। दूसरा मैकेनिज्म है पानी का ट्यूबवेल, कि भी बरसात ना हो तो ट्यूबवेल का लिए जाएं। ट्यूबवेल के लिए एक बिजली का मैकेनिज्म, क्योंकि गांव में बिजली चाहिए, लाइट इंडस्ट्री को भी चाहिए, गांव में आम नागरिक को भी मतलब घरेलू बिजली चाहिए, तो एक विकास हुआ, तो उसने एक ट्यूबवेलों का हिस्सा इसके लिए, ट्यूबवेलों से खेती का विकास हुआ। लेकिन असल सवाल जो अब आके खड़ा हो गया, दूसरा फेज इसका जो खड़ा हो गया, वो 1990 के बाद से हो गया। आप 90 के बाद से देखो, कृषि के विकास में एक तो खड़ोत आ गई पैदावार में, दूसरी तरफ खेती में लागत बढ़ गई तो आत्महत्याएं बढ़ गई। बिल्कुल। अब लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि खेती में आज भी बाढ़ और सूखा 2 चीज़ें जो सबसे भयंकर हैं, कि या तो बाढ़ मार देता है या सूखा मार देता है। अभी साथी राजेंद्र जो चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान की एक फसल गेहूं की इसलिए कमज़ोर रह गई या बर्बाद हो गई कि फरवरी में उनको पानी चाहिए और पानी नहीं मिला, क्योंकि ट्यूबवेल है नहीं, बारिश है नहीं और नहरों में पानी नहीं आया, तो बर्बादी आ गई। अपने भी यहाँ ये स्थिति बनी हुई है। अब सवाल है कि वो पानी पूरा मिल जाए तो फसल बच जाती है। अब जो उसके चलते घाटे में किसान जाके आत्महत्या की तरफ चले गए। अब जो मैं कह रहा हूँ, दूसरा पक्ष जो 90 के बाद से नीतियों के माध्यम से आया, उसमें चाहिए कि खेती में एक तो जो ज़मीनों में टेक्निक बढ़ी है, टेक्निक से ज़मीनों का लेवल बढ़ गया, ज़मीनें मतलब खेती लायक बहुत ज़्यादा एरिया बना दिया गया। अब उसको पानी प्रॉपर चाहिए, पानी है नहीं, और पानी के ऊपर भी सरकार की नीति नहीं, तो इसलिए क्या है कि अब इसको जो खेती में से एक आत्मनिर्भरता किसान की आई, अब किसान एजेंडे पे आया, तो उसमें जब सरकार ने 90 के बाद पॉलिसी बनाई, उन पॉलिसी में ये चीज़ आ गई कि किसानी को उजाड़ा कैसे जाए,
ये जो लगातार कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा भी कहते रहे हैं और आंकड़े भी देते रहे हैं कि भी 15 से 24 करोड़ के बीच में इनको किसान उजाड़ के शहरों की तरफ शिफ्ट करना था। सस्ते मजदूर की, सस्ते मजदूर की, जो मोदी साहब का बहुत फेवरेट नारा है, मेक इन इंडिया, आप आइए इंडिया में सबसे सस्ती लेबर देंगे। और उसके लिए उन्होंने जो लेबर कोड थे सारे के सारे तोड़ के और ये नए श्रम कानून ला के इन्होंने जिस रूप से इंडस्ट्री के पक्ष में कानून बना दिए कि आप लेबर स्ट्राइक नहीं कर सकती, यूनियन नहीं बना सकती, ये नहीं कर सकती, और गाँव का टोटल लेबर को शिफ्ट करने की, उजाड़ के खेती से ले जाने की कोशिश है। दूसरा ये अभी जो 3 कृषि कानून आए वो भी तो इसी को उजाड़ने का परिणाम थे, लेकिन वो किसान इकट्ठे होकर लड़ गए, बचा गए। अब ये तीसरा रास्ता ये बचता है कि खेती से अगर किसान को गांव की जमीन से काटना है, जमीन से काटना है तो क्या करोगे? खेती को उजाड़ोगे। खेती को उजाड़ोगे तो खेती को उजाड़ने के लिए वैकल्पिक तरीके चाहिए। एक तरीका तो ये है कि भी रेट जो है, किसान लड़ रहे हैं एमएसपी के लिए, एमएसपी नहीं दी जा रही, किसान लड़ रहे हैं अच्छे बीज के लिए। मतलब आज देखिए कि आप जिस एरिया में बैठे हैं, कॉटन के बीज के प्रति पूरी तरह से अनिश्चितता है, बिल्कुल, कि कॉटन पैदावार देगी या नहीं देगी। कारण कि बीज की क्वालिटी बहुत डाउन है, उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं, उसमें पेस्टिसाइड भी काम नहीं कर रहा। अब ये भी संकट आ गया। तीसरा संकट आ गया धान का, कि इस बार आप देखोगे कि जिस ढंग का कृषि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि टेम्परेचर अप रहेगा, तो अगर टेम्परेचर 47-48 अप करेगा तो निश्चित तौर पे धान की पैदावार मरेगी। अब ये जो स्थिति खेती में बन रही है, अब इसमें खेती में किसान में बड़ी भारी बेचैनी है, भाई खेती को बचाए कैसे। अब बचाएं कैसे, तो बचाने के लिए तो उसको सस्ते साधन उपलब्ध चाहिए थे, वो तो नहीं हो पाए। और उसी में मैं कह रहा हूँ ये सरकार ने उसी कड़ी को कि उनका भी प्रयोग किया, उन पे ध्यान तो नहीं दिया सुधार का, मतलब कॉटन का बीज नहीं दुरुस्त किया, मतलब पेडी की आप लगातार किसान लड़ते रहे कि पेडी की फसल के लिए हमें वो फसल चाहिए, वो वैरायटी चाहिए जो कम पानी मांगती हो, कम समय मांगती हो और बोने कद की हो, ज़्यादा उत्पादन। मतलब ये 2017-18 से आज 25 में आ गए, 16-17-18 3 साल किसान लड़े इसके पराली जलाने के मसले पर, तब उनके ये पक्ष थे। अब देखिए आप, ना तो बोने कद की फसलें तैयार हुई, ना कम पानी वाली फसलें तैयार की, और ना बहुत ज़्यादा उत्पादन वाली फसलें तैयार की, बल्कि 1-2 वैरायटीज आई हैं तो उनका टाइम पीरियड नहीं घटा, टाइम पीरियड उनका भी 80-90 दिन से कम नहीं। पीरियड जिनका घटा ना साथी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तैयार कर दी पीवी 1847, कम दिन की कम खर्चे की वो थी, लेकिन उसको मार्केट में जानबूझ के पीट दिया, मतलब उसको पीट दिया। और अभी पंजाब सरकार ने उसमें एक नया फरमान जारी कर दिया कि हाइब्रिड कोई भी ये आपका धान होगा, हाइब्रिड बीज धान को नहीं खरीदेंगे वो। अब ये जो कुल मिला के संकट है, ये खेती में एक संकट गहरा रहा है, और उसको खेती को मैं कह रहा था बैकडोर से किसान को उजाड़ने का तरीका है। अब वो नहीं दिए, अब उसके बावजूद भी किसान नहीं उजड़ रहा, तो फिर खेती में पकता क्या है? जमीन नहीं पकती, अकेला बीज नहीं पकता, पानी पकता है। पानी की बहुत बड़ी भूमिका। अगर पानी पकता और पानी की अगर गुणवत्ता नहीं है तो पानी खेती कितना ही पानी हो जी, गुणवत्ता के बिना पानी के बिना खेती नहीं होगी। अब भाखड़ा के पानी का रगड़ा इसलिए है कि ये पानी खेती के लिए सबसे उत्तम पानी है। भाखड़ा का पानी जहाँ लगेगा, ट्यूबवेल के पानी से ये मतलब लाख गुना बेहतर पानी है, ये उपज ज़्यादा देता है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो सरकार कर रही है, ये कुल मिला के खेती के ऊपर इसी को एक केंद्रित कर रही है, और कुल मिला के किसानों के अंदर बेचैनी पैदा करके इसको खेती से बाहर खदेड़ने की कोशिश है। लेकिन ये कितनी कारगर होगी, कितनी नहीं होगी, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ ये सरकार खेल आग से रही है। क्योंकि भाखड़ा का पानी हरियाणा और पंजाब में केवल खेती का उत्पादन नहीं देता, हरियाणा और पंजाब के बिजली भी, स्वास्थ्य का बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन आपका भाखड़ा का पानी है। भाखड़ा का पानी जहाँ पीने के लिए जाएगा, आप देखोगे वहाँ ट्यूबवेल के पानी की बनिस्बत भाखड़ा वाले पानी पीने वाले लोगों में बीमारियाँ कम मिलेंगी, ट्यूबवेल के पानी पीने वालों की ज़्यादा मिलेंगी। यूँ कह लीजिए कि रेजिस्टेंस पावर होती है ना, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर भी उससे बढ़ती है, लेकिन बढ़ती नहीं, वो उसको कहीं डैमेज नहीं करता, उस पानी के अंदर शरीर को नुकसान करने का कोई वो नहीं है। और जबकि पानी में अगर आपको तत्व ऐसे मिलेंगे जो शरीर के अंदर फ्लोराइड वगैरह दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ें होंगी, वो कोई कैंसर बनाएगा, कोई हड्डी रोग बर्बाद करेगा, कोई हड्डियों को कमज़ोर करेगा, वो चीज़ें नहीं हो रही। तो पानी एक केवल खेती के लिए नहीं,
पानी हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इससे अगर सरकार खेल रही है, इस पर सही ठोस नीति नहीं बना रही, तो ये मानो कि हरियाणा की जवानी के साथ भी खिलवाड़ है और किसानी के साथ भी खिलवाड़ है, और इस खिलवाड़ से हर हाल में ही बचा जाना चाहिए। ये राजनीति इस ढंग की, ये मतलब उच्च स्तर की राजनीति मानता हूँ मैं, ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। और बचने का जहाँ तक तरीका है, इसको मैं ये समझता हूँ कि एक तो देखो, मेरी 2004-05 में मुझे याद है कि भाखड़ा डैम पे एक इंजीनियर होते थे गुरशन सिंह जी, बाद में वो नाटककार भी बने, और उनके भाई साथ मन्ना सिंह के नाम भाई से। मन्ना सिंह के नाम से मुझे याद है कि मैं यहाँ काम करते हुए उनके हमने नाटक कराए हैं बहुत, हमारी पूरी टीम ने। और उस टीम ने जब नाटक करवाए तो बैठे हम, क्योंकि 5-5, 7-7 दिन लगातार वो हमारे पास रह के या नाटक करके जाते थे 5-5, 10-10, 20-20 गाँवों में इकट्ठे। तब एक दिन हम दोपहर को बैठे रेस्ट करे, तो मैंने पूछा कि जी आपने भाखड़ा पे काम किया और आप भाखड़ा के बारे में क्या समझते हो कि उसकी एक सफाई का बड़ा मसला है कि भाखड़ा डैम की सफाई कर दी जाए तो उसमें कम से कम मतलब 10-15 फुट पानी का एक और मतलब स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है, उसमें गाद बहुत भर गई। एक्चुअल क्या है हमें नहीं पता, ये जो एक परंपरागत जो चर्चा हम सुनते आ रहे हैं उसके ऊपर। तो मैंने ये सवाल उनसे किया कि भी उसकी गाद की निकासी क्यों नहीं हो सकती, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो बात मैं बताना चाहूँगा। वो उन्होंने कहा कि भाखड़ा की डैम की सफाई की आप बात करते हो, उसकी लाइफ तो 50 साल थी, उसकी लाइफ तो जाली। अब जिस अब मकान की लाइफ खत्म हो गई हो, आप ये सोचते हो कि उस मकान के अंदर सफाई करके हम उसमें पानी और भर दें, और भी ज़्यादा भर दें, मतलब ये तो और ज़्यादा मूर्खता होगी, ये तो संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि इसका अच्छी बात ये है कि हरियाणा और पंजाब के लोगों की तरफ से एक ज्वाइंट मांग उठनी चाहिए कि भाखड़ा को वो कोई बड़ा नुकसान करे या कमजोरी हो, उससे पहले उसका विकल्प हमारे पास होना चाहिए। और वो 2005 की बात या 6 की बात होगी, एग्जैक्ट मुझे सन याद नहीं है। तो आज देख लीजिए कि बोला इस वक्त हम तैयारी शुरू करेंगे तो हमें कम से कम 20 साल तो उसके प्रोजेक्ट बनाने में और उसको तैयार करने में लगेंगे, और फाइनल रूप देते 25 साल लग जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2006 से लेकर आज 2025 में बात कर रहे हैं, 20 साल तो हो गए, 20 साल, मतलब अभी तक भाखड़ा का कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, अगर भाखड़ा में कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे पास तो कोई वैकल्पिक सोर्सेज सरकार के पास नहीं है। तो ये एक चीज़ है। बाकी जो असल सरकार क्या सोचती है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये सरकार के अंदर की पॉलिसी है। तो इसमें बचने का तरीका ये है कि उसकी जो मैनेजमेंट बॉडी बने, वो बॉडी में टोटल के टोटल टेक्नीशियन होने चाहिए। वो हर जिस स्टेट को वहाँ से पानी जाता है उस स्टेट के एग्रीकल्चर के और आपका ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है कि उनके आंकड़े भी वो लेके जाएं कि कितना पीने के लिए पानी चाहिए, कितना खेती के लिए चाहिए, वो सारे डाटा उनके पास हो तब जाके बनती है। अगर आप केवल और केवल पानी की बात कर रहे हो, आपके पास चाहिए तो पूरी चीज़ डिटेल ना, कि हमारे पास इतनी आबादी बढ़ गई तो उसके लिए पीने का पानी कितना चाहिए, हमारा इतना एग्रीकल्चर एरिया था जो इरिगेशन इससे क्या नाम आपकी भाखड़ा से इरिगेट होता था, जो कमांडो अब उसको इरिगेट करने के लिए हमें और कितना पानी चाहिए, उसके हमारे तरीके क्या हो सकते हैं हमें, और दूसरा पानी और कहाँ से लाके किसान को दिया जा सकता है। इससे पूरे का पूरा दूसरा ये है कि सरकार जो काम कर रही है, सरकार को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसान संगठनों से बैठ के उनसे भी डिस्कशन करना चाहिए, उनसे भी राय लेनी चाहिए, ताकि एक बेटर पॉलिसी बन सके। मतलब ये देश को ठीक दिशा में ले जाने के लिए तो ये प्रयास किए जाने चाहिए, और मतलब गलत दिशा में ले जाना है तो आप कुछ भी प्रयास करिए। यहाँ बड़ी समस्या है राजकुमार जी सरकार के अंदर है। जिस विभाग का मंत्री है ना वो जुम्मेदारी नहीं लेता। अगर उस विभाग में संकट है तो अगर कृषि में संकट है तो कृषि मंत्री कोई बयान नहीं देता, रेलवे मंत्री बयान देता है। यहाँ बड़ी त्रासदी है ये। तो राजेंद्र जी मैं आपसे अंतिम टिप्पणी चाहूँगा इस सारी समस्या को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं जी भी ये जो है ना लोगों को राजनीति की भेंट चढ़ा के लोगों को लड़ाने का काम सरकारें चाहे पंजाब की है, चाहे हरियाणा की है, चाहे केंद्र की है, चाहे राजस्थान की क्यों ना हो। नहीं, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं। कारपोरेट और ये पूंजीवादी पार्टियों की जो पॉलिसियां हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं। आम आदमी पार्टी एक तरीके से बीजेपी की बी टीम के रूप में ही है। कोई मतलब इनसे खब्बी पार्टियां जो है वैसी विचारधारा इनमें है नहीं, इनकी कोई वो नहीं है, इनका स्टैंड नहीं है। आज कहीं है, कल कहीं है, परसों कहीं है। तो मतलब इनका तो एजेंडा यही है कि लोगों की एकता को तोड़ा जाए।
और अपना यही है कि भाई हमें किसान को उसके हिस्से का जितना पानी है वो उसको पानी दी। आप अपनी राजनीति की लड़ाइयाँ जो है वो चुनाव में लड़िए, लोग जिसको पसंद करेंगे उसको वोट डाल देंगे, लेकिन अपनी इस घटिया राजनीति के चक्कर में खेती पर हमला ना तो आप करोगे तो भाई देखो, हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान, पंजाब का किसान इसको बर्दाश्त तो करेगा नहीं। फिर राजगो लोग कपड़े आपने देखो, राड़ोगढ़ थाना का आंदोलन, ये वही इलाका है। फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो फिर इनको, मतलब ये जो राजकुमार ने बताया, ये आग से खेलने का काम कर रही है, ट्रायल करके देख रहे हैं कि लोगों को रिएक्शन, क्योंकि इनको ये लगा था कि अपन ये जो बात कहेंगे ना तो लोग सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के विरोध में जाएंगे। लेकिन आज आपने ये देखा कि इस आंदोलन में जो किसान नेता आज थे, मतलब मैं तो शुक्रियामंद हूँ कि 2020 के किसान आंदोलन लोगों को मतलब सियाना बना दिया। नहीं तो लोग यहाँ मतलब जाति के नेता, धर्म के नेता, मतलब इस तरह के ठेकेदार होया करते थे। लेकिन आज उनको भी ये समझ आई कि नहीं यार, ये असली बात तो ये नहीं, असली बात तो कुछ और है, ये हमें लड़ाने का काम कर रही है। भाई सेम पानी भराव में हमें जब 2-2 बार ये मिल सकती है तो ये आज ऐसा ड्रामा क्यों कराया? क्योंकि ये पीने के पानी के नाम पे अपना असली गेम जो है वो खेलने का ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनका मकसद ये हो गया कि भी पानी के ऊपर पहला हक जो है ना पीने का, और दूसरा कारपोरेट का, तीसरा बच गया तो सिंचाई का। मतलब इनकी कोशिश ये है। तो आज की चर्चा का निष्कर्ष साथियों यही कि राजनीति द्वारा बनाया गया संकट और इस संकट से जनता जूझ रही है। ये हमारी बातचीत थी। आपको ये बातचीत कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी बातचीत कैसी लगी।